आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। यानी कि वीक एसिड का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, जिसको हम के कहते हैं, उसको आज हम मेजर करेंगे। लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से, यानी कि ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की मदद से हम उसको मेजर करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन कांस्टेंट है क्या वो समझते हैं। अब देखिए, एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, आपको मालूम ही होगा इसके बारे में। तो एक होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरे होते हैं हमारे वीक एसिड। अब देखिए, स्ट्रॉन्ग एसिड कई सारे हैं। मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं HCl का, जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए, HCl जो है उसका आयोनाइजेशन, या दूसरा वर्ड में कहूं डिसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि जुड़ जाना, डिसोसिएशन यानी कि अलग हो जाना। तो उसका डिसोसिएशन यानी कि आयोनाइजेशन 100% होता है, यानी कि HCl में से आपको H+ और Cl- मिलते हैं, वो 100% हो जाता है। यानी कि 100% आपको H+ और Cl- उसमें HCl में से मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन जब मैं बात करता हूं वीक एसिड की, एग्जाम्पल में लेता हूं सबसे फेमस एग्जाम्पल एसिटिक एसिड का। जब उसका आयोनाइजेशन होता है तो एसिडेट आयन यानी कि CH3COO- और H+ आयंस, उसमें उसका डिसोसिएशन होता है एसिटिक एसिड का, यानी कि CH3COOH का। लेकिन ये जो आयोनाइजेशन या फिर डिसोसिएशन है वो 100% नहीं है। यानी कि ज्यादातर क्या रहता है, एसिटिक एसिड वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें से हमको एसिडेट आयन और H+ आयन बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं। तो ये जो वीक एसिड होता है वो कितना आयोनाइज हुआ है, कितना डिसोसिएट हुआ है, उसको जानने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है के, यानी कि कांस्टेंट एक प्रकार का यूज किया गया है। ए का मतलब है एसिड का, तो इसको कहा जाता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब देखिए, वीक एसिड में ही डिसोसिएशन कम होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो 100% होता है। यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड में हम डिसोसिएशन कांस्टेंट वर्ड का यूज नहीं करते, या फिर के को यूज नहीं होता, क्योंकि वो तो 100% आयोनाइजेशन हो रहा है। वीक एसिड के लिए ही ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो के है वो क्या है, डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट है, किसका, वीक एसिड का। तो आज हम के को फाइंड आउट करेंगे, लेकिन हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की मदद से फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कई सारे स्टूडेंट को ये थोड़ा बोरिंग लगेगा कि सर बेसिक चीजें समझा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन के लिए जरूरी है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ईएमएफ की मदद से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन की। तो देखिए, इस प्रकार से हम सेल को रिप्रेजेंट करेंगे। आपको मालूम ही है कि हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए, एक इलेक्ट्रोड हमारा एनोड के तौर पर काम करेगा और दूसरा हमारा कैथोड के तौर पर काम करेगा। तो देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पर आपको मालूम है एनोड होता है, और एनोड पर हम यूज करेंगे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो ये जो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो है हमारा एनोड, जिस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और जो हमारा कैथोड है, जो राइट साइड पर होता है, आपको मालूम है, वहां पर लेंगे हम सिल्वर इलेक्ट्रोड। यानी कि सिल्वर इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा कैथोड होगा, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो हमारा एनोड होगा। देखिए, अब हम यहां पर बात कर रहे हैं के फाइंड आउट करने की, डिसोसिएशन कांस्टेंट फाइंड आउट करने की। तो हम जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है, जो हम वीक एसिड का फाइंड आउट करने वाले हैं, वो हम एसिडिक एसिड का फाइंड आउट करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है, दोनों इलेक्ट्रोड को हमें किस में डिप करना होगा, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट हम मेजर करना चाहते हैं उसमें डिप करना होगा। तो हम मेजर करना चाहते हैं एसिडिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो एसिडिक एसिड में हम दोनों इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे, यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा हमारा एसिटिक एसिड। मान लीजिए उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है
मोलालिटी है वो है, मान लीजिए M1 है। अब देखिए साथ में हमने, अब देखिए यहाँ पर दूसरा कुछ भी ऐड किया हुआ है। क्या ऐड किया हुआ है हमने? उसका सोडियम सोल्ट, एसिटिक एसिड का सोडियम सोल्ट भी हमने ऐड किया हुआ है, यानी कि सोडियम एसीटेट भी ऐड किया हुआ है, जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो है M2। अब देखिए क्वेश्चन ये होता है कि भाई हम तो मेजर करने वाला है एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, साथ में इसकी ऐड करने की क्या जरूरत है भाई? तो देखिए ये जरूरत है। क्यों जरूरत है? इसके दो रीजन है। देखिए सबसे पहले तो ये है, जो सोडियम एसिटेट आयन है वो इसलिए ऐड किए जाते हैं क्योंकि आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट रहे। क्या रहे? आयोनिक स्ट्रेंथ जो है वो कांस्टेंट रहे। देखिए इसके अलावा ये हेल्प करता है कि जो एक्टिविटीज है वो कंसिस्टेंट रहे। इसके अलावा ये जो हमारा सोडियम एसिटेट है वो बफर के तौर पर भी काम करता है, एक्ट एज ए बफर, बफर के तौर पर भी काम करता है, यानी कि ये पीएच को क्या करता है? स्टेबिलाईज करता है, जो बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। किसके लिए? कि ये मेजर करने के लिए। तो इसकी वजह से हम क्या ऐड करते हैं? सोडियम एसिटेट ऐड करते हैं। अब देखिए अब हमने बात की है सेल रिप्रेजेंटेशन की। सेल रिप्रेजेंटेशन तो सिंपल है, आपको याद रखना होगा। दो इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और सिल्वर इलेक्ट्रोड, और इसको डिप किया जाता है सोडियम एसिटेट और एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में। अब देखिए अब बात करते हैं रिएक्शन की। तो मान लीजिए जब ये सेल पूरा कंस्ट्रक्ट होता है तब उसमें से हमको 1 फेराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। जब हम इस सेल को पूरा कनेक्ट कर देते हैं तब हमको उससे क्या मिलता है? ओब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी ही मिलेगी। तो वो मान लीजिए वो हमें 1 फेराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। 1 फेराडे आपको मालूम ही है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो कौन सी रिएक्शन हुई होगी वो हम देखते हैं। तो देखिए स्वाभाविक सी चीज है, आपको मालूम है एनोड जो है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन ही होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन ही होता है। तो एनोड पर क्या है? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो क्या होगा? ये जो 1/2H2 है उसका ऑक्सीडेशन होगा और उसमें से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा और H+ का फॉर्मेशन होगा। देखिए हमने पहले ही कहा था कि 1 फेराडे जितनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि हमें इलेक्ट्रॉन एक ही रिलीज करना है। हम H2 लगाते तो हो जाता 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते। तो ये 1 फेराडे इलेक्ट्रिसिटी नहीं कहते, हमें तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिसिटी यानी कि 1 फेराडे चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं? आगे 1/2 लगा देते। तब ये क्या हो गया? H+ हो गया और इलेक्ट्रॉन क्या हो गया? 1 हो गया। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और 1/2H2 में से क्या बनता है? H+ बनता है और ये एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है। देखिए एनोड पर आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो कैथोड पर क्या होगा? उससे उल्टा रिडक्शन होगा। जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है वो एक्सेप्ट किया जाएगा कैथोड में। तो कैथोड पर क्या है? देखिए AgCl है, तो वो क्या होगा? AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag+Cl- हो जाएगा। क्या होगा? AgCl एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag+Cl- में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए ये मैंने पूरा एक झटके में लिख दिया है, लेकिन आमतौर पर क्या होता है देखिए मैं आपको समझाता हूँ। AgCl जो है उसका सबसे पहले तो आयोनाइजेशन होगा और Ag+ और Cl- में कन्वर्ट होगा, और ये फिर जो हमारा Ag+ है वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑल ओवर रिएक्शन जो हमारी होगी, देखिए Ag+ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? AgCl प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस गिव्स Ag+Cl-। ऐसे रिएक्शन होगी। लेकिन हमने ऑल ओवर रिएक्शन सीधी यहां पर लिख दी है। देखिए इस प्रकार से असल में होता है ये 2 प्रकार से रिएक्शन। अब देखिए तो जैसा कि मैंने कहा कि कैथोड में क्या होगा?
AgCl हमारा इलेक्ट्रॉन लेगा और Ag प्लस Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑल ओवर रिएक्शन हम देखते हैं तो क्या होगा, देखिए यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, उसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो बचा क्या, लेफ्ट वाला जो पोर्शन है वो लेफ्ट साइड पर लिखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2H2 प्लस AgCl, और राइट वाला जो पोर्शन है वो राइट साइड लिखेंगे, यानी कि ये वाला राइट साइड में लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा Ag प्लस HCl, सॉरी Ag प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। तो इस प्रकार से हो गया। देखिए तो ऑल ओवर रिएक्शन हमारी इस प्रकार से आई। ठीक से देख लीजिए, ये है हमारी ऑल ओवर रिएक्शन। क्या है, नेट सेल रिएक्शन कह भी सकते हैं आप इसको। अब देखिए यहां पर हमारा रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए ये जो हमारा है लेफ्ट वाला पोर्शन, इसको हम कहते हैं हमारा रिएक्टेंट। ये क्या है, हमारा रिएक्टेंट है। और राइट साइड वाला जो है वो है हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रिएक्टेंट, और ये है हमारा प्रोडक्ट। अब हम जब नर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे तब प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होगा। तो प्रोडक्ट हमारी क्या है, ये है हमारी प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट क्या है, ये है हमारा रिएक्टेंट। तो चलिए लगाते हैं नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Q। Q क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो लगाते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो देखिए कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए ये Q क्या है, Q है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। देखिए बड़ा ब्रैकेट है वो कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है। तो देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा Ag H प्लस Cl माइनस 1/2H2 एंड AgCl। देखिए ये पूरा ये हो गया हमारा प्रोडक्ट और ये हो गया हमारा रिएक्टेंट। अब देखिए प्योर सॉलिड और प्योर गैस जो होते हैं उनकी एक्टिविटी हमेशा 1 ही ली जाती है। फिर से मैं कहता हूं, प्योर गैस और प्योर सॉलिड जो होते हैं उनकी एक्टिविटी क्या ली जाती है, ऑलवेज 1 ली जाती है। तो देखिए प्योर सॉलिड और प्योर गैस कौन से है, तो देखिए Ag तो सिल्वर मेटल है, उसकी एक्टिविटी तो क्या ही चेंज होगी। अगर उसकी एक्टिविटी चेंज होने लगी तो उसे खरीदेगा कौन। सिल्वर में आपको कुछ रिएक्शन ज्यादा देखने को नहीं मिले। तो सिल्वर जो है वो एक सॉलिड है, तो सॉलिड की जैसा कि मैंने कहा कि एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस प्रकार से Ag की एक्टिविटी 1 हो गई। देखिए 1/2H2 वो भी प्योर एक गैस ही है, हाइड्रोजन गैस, उसकी भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और AgCl क्या है, AgCl भी एक PPT ही है, सॉलिड ही है ऐसा मान लीजिए आप। AgCl क्या है, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, तो सॉलिड ही है वो घुलता ही नहीं, डिसॉल्व होता ही नहीं उतना। तो AgCl की भी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो सिर्फ बचेगा क्या, H प्लस और Cl माइनस। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि Ag 1/2H2 और AgCl की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि प्योर गैस और प्योर सॉलिड की एक्टिविटी क्या होती है, 1 होती है। तो हमें फाइनली क्या इक्वेशन मिलेगा, कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln H प्लस एंड Cl माइनस। तो हमने क्या लिखा है, एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इन दोनों की ही एक्टिविटी होगी क्योंकि ये आयंस है, तो उनकी एक्टिविटी हो सकती है। तो हमने क्या लिखा, एक्टिविटी ऑफ H प्लस और एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। H प्लस, अब देखिए E0 सेल जो है ये वाला, ये है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कहेंगे। आपको मालूम ही है E0 सेल कैसे मिलता है। E0 सेल जो है वो E0 जो कैथोड का इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल माइनस एनोड जो है उसका पोटेंशियल का अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे
तब क्या हो जाएगा, हमें E0 सेल मिलेगा। यानी कि यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा सिल्वर इलेक्ट्रोड, यानी कि E0 AgAgCl वो इलेक्ट्रोड माइनस हमारा एनोड पर क्या था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। दोनों का अगर हम माइनस करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, E0 सेल मिल जाएगा। अब देखिए मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए ये है हमारा सेल है, इसको मैं ठीक से लिखता हूं। देखिए हमारा जो सिल्वर इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल जो होता है 0.222 वोल्ट होता है, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसका पोटेंशियल हो जाएगा 0। तो हमारा E0 सेल क्या हो जाएगा, E0 सेल हो जाएगा 0.222 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 0.222 वोल्ट्स। तो ये यहाँ हमारा E0 सेल जो होगा वो क्या होगा, 0.222 वोल्ट्स हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पर E0 सेल जो है उसकी जगह पर हम क्या ऐड कर देंगे, 0.222 वोल्ट ऐड कर देंगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पर N जो है, इन यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, वो क्या है, 1 है। क्यों 1 है, देखिए आपने अगर देखा होगा तो एनोड पर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था और कैथोड पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ था, तो यहाँ पर नेट जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है वो 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है। तो हम क्या करेंगे, N की जगह पर क्या ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। तो हम यहाँ पर दो चीजें करेंगे। पहली चीज, E0 सेल जो है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, उसकी जगह पर क्या ऐड करेंगे, 0.222 वोल्ट्स, और N की जगह पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हमें क्या रिएक्शन मिलेगा, तो देखिए कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा। देख लीजिए क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.222, ये E0 सेल की जगह पर है, और N क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 यहाँ पर हम लिखते नहीं है। तो फाइनल इक्वेशन हमारा हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू 0.222 माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आपको याद रखना है। इक्वेशन 1 में क्या था, तो देखिए इक्वेशन 1 में ये था, क्या था, ई सेल इज इक्वल टू 0.222 माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी ऑफ H प्लस इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए डिसोसिएशन कांस्टेंट जो Ka है उसको किस प्रकार से हम फाइंड आउट करते हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए हमारा जो एसिटिक एसिड है उसका अगर डिसोसिएशन होता है तो वो एसिडेट आयन और H प्लस आयन में उसका डिसोसिएशन होगा। यानी कि एसिडिक एसिड में से क्या बनेगा, CH3COO माइनस और H प्लस में कन्वर्जन होगा। यानी कि जो CH3COO माइनस है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एसीटेट आयंस कहते हैं। इसको हम AC माइनस भी लिख सकते हैं। और एसिडिक एसिड जो है उसको हम HAC भी लिख सकते हैं। यानी कि एसिडेट आयन है लेकिन साथ में H प्लस भी है, इसलिए हमने क्या लिखा, HAC लिखा। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए अगर आपको किसी भी रिएक्शन का अगर कांस्टेंट चाहिए तो आपको क्या करना होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर प्रोडक्ट की एक्टिविटी अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिविटी करेंगे, तब आपको क्या मिलेगा, तब आपको कांस्टेंट मिलेगा। यहां मैं लिखता हूं, देखिए कांस्टेंट अगर आपको चाहिए तो क्या होगा, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, या फिर एक्टिविटी कहे तो प्रोडक्ट की एक्टिविटी या अपॉन रिएक्टेंट की एक्टिविटी। तो यहां पर हम डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात करें और वो भी एसिड की बात करें तो हमने क्या लिखा है, Ka लिखा, A फॉर एसिड। तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। प्रोडक्ट हमारा क्या है, ये है हमारा प्रोडक्ट और ये है हमारा रिएक्टेंट। तो हो जाएगा हमारा एक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड, सॉरी एक्टिविटी ऑफ एसिडेट आयन, यानी कि एक्टिविटी ऑफ CH3COO माइनस इंटू एक्टिविटी ऑफ H प्लस अपॉन एक्टिविटी ऑफ CH3COOH। तो ये हो गया हमारा K की वैल्यू। अब देखिए हर बार ये लंबा लंबा एसिडेट आयन यानी कि CH3COO माइनस और CH3COOH लिखना थोड़ा टीडियस वर्क है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारा CH3COO माइनस है उसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूँ, Ac माइनस लिखता हूँ, और जो हमारा एसिडिक एसिड है उसकी जगह पर मैं क्या लिखता हूँ, HAC लिखता हूँ। ये मेरी सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने लिखा है, हर बार मुझे ये लंबा लिखना पसंद नहीं है। तो मैंने क्या लिखा, ये जो CH3COO माइनस है उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, AC लिख दिया, एसिडेट आयन है इसलिए, और एसिडिक एसिड की जगह पर क्या लिखा, HAC लिखा है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरा ऐसा लिखने में
तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा लंबा लिखना नहीं है, इसलिए मैंने क्या लिख दिया, CH3COO माइनस की जगह पर Ac माइनस लिख दिया है, और CH3COOH की जगह पर क्या लिख दिया है, HSC लिख दिया है। आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंडेंट है, अगर आप ये पूरा लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये एक्टिविटी ऑफ H+ है उसको हम आगे लेके आते हैं, ये की जगह पर हम क्या लेके आते हैं, एक्टिविटी ऑफ H+ को लेके आते हैं। तो क्या हो जाए, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा, देखिए एक्टिविटी ऑफ H+ इज इक्वल टू Ka इंटू एक्टिविटी ऑफ HSC अपॉन एक्टिविटी ऑफ AC माइनस। अब देखिए एक्टिविटी ऑफ H+ के बराबर हमें क्या मिला है, ये पूरा चीज मिला है, क्या मिला है, Ka इंटू एक्टिविटी ऑफ HSC अपॉन एक्टिविटी ऑफ AC माइनस। अब देखिए ये जो पूरी वैल्यू है वो किसके बराबर है, एक्टिविटी ऑफ H+ के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, पूरी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में ऐड कर देंगे। देखिए अभी मैंने कहा था कि इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में जो एक्टिविटी ऑफ H+ होगा उसकी जगह पर हम क्या ऐड कर देंगे, ये ऐड कर देंगे। तो चलिए ऐड करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारा कुछ इस प्रकार था, ई सेल इज इक्वल टू 0.222 माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी ऑफ H+ इंटू एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी ऑफ H+ जो है हमारा, देखिए ये उसकी जगह पर अभी जो हमने वैल्यू ऐड की वो हम ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार हो जाएगा। देखिए एक्टिविटी ऑफ H+ की जगह पर हमने क्या ऐड किया है, ये पूरा ऐड कर दिया है, K इंटू एक्टिविटी ऑफ HSC अपॉन एक्टिविटी ऑफ AC माइनस। एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस तो ऑलरेडी है ही, तो ये पूरा हो गया। अब देखिए K जो है वो हमारा मेन है, यहाँ पर उसको तो हमें फाइंड आउट करना है, ये हमारा शो स्टॉपर है। तो हम क्या करेंगे, K को अलग लिखेंगे, K को हम थोड़ा डिफरेंट लिखेंगे, इन सभी से अलग लिखेंगे। तो देखिए मैं लिखता हूं डिफरेंट, तो देखिए कुछ इस प्रकार हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू 0.222 माइनस RT अपॉन F ln K माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस इंटू एक्टिविटी ऑफ HSC अपॉन एक्टिविटी ऑफ AC माइनस। देखिए ये कैसे आया, तो आपको समझना होगा। देखिए K जो है उसके आगे मल्टीप्लीकेशन में क्या है, माइनस RT अपॉन F ln है। ये जो माइनस RT अपॉन F ln है वो सबके आगे है, यानी कि ये देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूं, ये जो पूरी चीज है माइनस RT अपॉन F ln वो सभी के आगे है, यानी कि वो K के मल्टीप्लीकेशन में भी है और ये जो पूरा पोर्शन है उसके मल्टीप्लीकेशन में भी है, सबके मल्टीप्लीकेशन में आगे तो है ही ये, यानी कि ये आपको लिखना भूलना नहीं। तो हमने क्या किया है, तो माइनस RT अपॉन F ln K पहले लिख दिया, K को अलग लिख दिया। अब देखिए ये बचा क्या, ये बचा, तो इसके आगे भी क्या हो जाएगा, इसके आगे भी ये आएगा ही आएगा, उसके आगे भी क्या आएगा, माइनस RT अपॉन F ln आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखिए ये सबके मल्टीप्लीकेशन में है, ये जो है ये पूरा इक्वेशन के मल्टीप्लीकेशन में है, तो सबसे वो मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस RT अपॉन F ln क्या बचा, एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, एक्टिविटी ऑफ HSC और एक्टिविटी ऑफ AC माइनस, ये सब बचा है। तो ये इस प्रकार से हमें इक्वेशन नंबर 2 मिलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, लड़के अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं, एक बार तो ये लिख देते हैं, फिर ये सिर्फ पूरा लिख देते हैं, आगे ये नहीं लिखते। लेकिन आपको समझना होगा कि ये मल्टीप्लीकेशन में है, माइनस RT अपॉन F ln। अब देखिए हम जानते हैं कि एक्टिविटी जो होता है वो कॉन्सेंट्रेशन और उसके मल्टीप्लीकेशन में एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। एक्टिविटी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट होता है। देखिए एक्टिविटी ए इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन यहां पर हम मोलालिटी की बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन किस में लेंगे हम, मोलालिटी में, मोलालिटी भी एक कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट ही है। तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी इज इक्वल टू M इंटू ग्यामा, M यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, ग्यामा क्या है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट है। तो देखिए तो यहां पर एक्टिविटी किस किस चीज की है, तो एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस की है। तो एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस क्या हो जाएगा, MCl माइनस इंटू ग्यामा Cl माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी बराबर क्या है, एक्टिविटी के बराबर है
कॉन्सेंट्रेशन और इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट, यानी कि एक्टिविटी के बराबर है m इंटू गैमा। तो एक्टिविटी Cl माइनस क्या हो जाएगा, MCl माइनस इंटू गैमा Cl माइनस हो जाएगा। सिंपल हमने क्या करना है, एक्टिविटी जो Cl माइनस की है उसको मोलालिटी और एक्टिविटी कोएफिशिएंट पे कन्वर्ट कर देना है। तो क्या हो जाएगा, MCl माइनस इंटू गैमा Cl माइनस हो जाएगा। देखिए उसी प्रकार से HSC और AC माइनस, उन दोनों का भी सेम होगा। तो HSC का क्या होगा, देखिए एक्टिविटी ऑफ HSC क्या हो जाएगी, MHSC इंटू गैमा HSC हो जाएगी। सिंपल चीज है, क्या हो जाएगी, MHSC इंटू गैमा HSC हो जाएगी। तो अब बताइए मुझे एक्टिविटी ऑफ AC माइनस का क्या होगा, एक्टिविटी ऑफ AC माइनस का हो जाएगा MSC माइनस इंटू गैमा SC माइनस। यानी कि हमने किया क्या है, देखिए हमने सिंपल जो काम किया है वो किया है, एक्टिविटी जो है सारी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है, कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। देखिए ये सब कॉन्सेंट्रेशन है, ये सब एक्टिविटी है। तो हमने क्या किया है, एक्टिविटी को कॉन्सेंट्रेशन में तब्दील कर दिया। अब देखिए ये सारी जो वैल्यूज है उसको हम इस इक्वेशन नंबर 2 में ऐड करेंगे, इस इक्वेशन में ऐड कर देंगे। यानी कि एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, MCl माइनस गैमा Cl माइनस। एक्टिविटी ऑफ HSC है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, MHSC इंटू गैमा HSC। और एक्टिविटी ऑफ AC माइनस है उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, MAC माइनस इंटू गैमा AC माइनस। क्यों लिख देंगे, क्योंकि एक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू गैमा, कॉन्सेंट्रेशन इंटू एक्टिविटी कोएफिशिएंट। तो चलिए ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए E cell इज इक्वल टू 0.222 माइनस RT अपॉन F ln Ka माइनस, देखिए ये पहला वाला पोर्शन तो सेम ही है, माइनस RT अपॉन F, बात यहां से शुरू होती है। तो एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस क्या हो जाएगा, MCl माइनस इंटू गैमा Cl माइनस, गैमा Cl माइनस। लेकिन मैंने लिखा क्या है, देखिए मैंने क्या किया है, पहले मोलालिटी के जो M वाले हैं, मोलालिटी वाले हैं, उनको मैंने पहले लिख दिया, और गैमा वाले हैं एक्टिविटी कोएफिशिएंट है उनको मैंने बाद में लिख दिया। देखिए मैंने क्या किया, ये यहां पर देखिए आप, माइनस RT अपॉन F ln एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, MCl माइनस। एक्टिविटी ऑफ HSC जगह पर मैंने क्या लिख दिया, MHSC। और नीचे जो एक्टिविटी ऑफ AC माइनस है उसकी जगह पर मैंने क्या लिख दिया, MSC लिख दिया। यानी कि पहले मैंने मोलालिटी वाले जो है वो पोर्शन लिख दिया। अब माइनस, देखिए सबके आगे तो क्या है, माइनस RT अपॉन F तो आगे है ही, तो उसको हमने भूलना नहीं है। माइनस RT अपॉन F ln, अब मैं क्या लिखता हूं, मोलालिटी का तो मैंने लिख दिया, अब बचा क्या, गैमा का, एक्टिविटी कोएफिशिएंट का, तो उसकी वैल्यू लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा, एक्टिविटी ऑफ Cl माइनस की जगह पर क्या लिख देता हूं मैं, गैमा Cl माइनस इंटू गैमा HSC अपॉन गैमा AC माइनस। तो देखिए ये करने का मकसद क्या था भाई, साथ में भी तो मैं लिख सकता था, मैंने दोनों अलग अलग क्यों किया, देखिए उसका रीजन है, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगा। तो आपने भी इस प्रकार से ही करना है, मोलालिटी वाले पोर्शन और एक्टिविटी कोएफिशिएंट गैमा का पोर्शन, दोनों को डिफरेंट डिफरेंट लिखना है। तो देखिए, तो अब तो पहली बात तो ये हो गई, इस प्रकार से हमें इक्वेशन मिला। अब देखिए जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है तब जो गैमा की वैल्यू है, एक्टिविटी कोएफिशिएंट की वैल्यू है, वो 1 हो जाती है, नियरली क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। यानी कि जो गैमा Cl माइनस इंटू गैमा HSC अपॉन गैमा AC माइनस, ये जो हमारा एक्टिविटी कोएफिशिएंट, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ये आपने याद रखना है। और log 1 क्या हो जाएगा, यानी कि ln 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 1 हो गया, तो ln 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आपको समझ में आया मैंने इसको डिफरेंट क्यों लिखा, क्योंकि ये हो गया पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो देखिए सिर्फ इतना ही बचेगा, E cell इज इक्वल टू 0.222 माइनस RT अपॉन F ln Ka माइनस RT अपॉन F ln MCl माइनस इंटू MHSC अपॉन MAC माइनस। यहाँ पर माइनस करके गैमा वाला सब कुछ था वो क्या हो गया, 0 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए गैमा की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, लेकिन आगे क्या है, log भी है, तो ln 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यही बचेगा।
यही बचेगा सिर्फ। अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें के की वैल्यू चाहिए, तो के को हम आगे लेके आते हैं, तो कुछ इस प्रकार हो जाएगा। ये पूरा मैं आगे लेके आता हूँ, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर रखा, बाकी सारा जो पोर्शन है उसको सामने दूसरी साइड भेज दिया। तो देखिए यहाँ पर ई सेल था, तो ई 0.222 उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये पूरा माइनस है, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी कि सिंपल में कहूँ तो इसको मैंने आगे कर लिया, माइनस आर टी अपॉन एफ एल एन किए, तो बचेगा क्या, उसके बराबर क्या होगा, ई सेल माइनस 0.222 प्लस आर टी अपॉन एफ एल एन एम सी एल माइनस एम एच एस सी इंटू एम अपॉन एम ए सी माइनस, जिसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर ए। अब देखिए ये इक्वेशन हमें अब के की वैल्यू देगा, कैसे देगा, तो देखिए यहाँ पर के हमें फाइंड आउट करना है, आर गैस कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, एफ फेराडे कांस्टेंट है। ई सेल की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट से मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट से कहाँ से मिलेगी, हमें ई सेल की वैल्यू मिलेगी, ये हमें इंस्ट्रूमेंट से मिलेगी ई सेल की वैल्यू। 0.222 कांस्टेंट है, आर टी अपॉन एफ भी कांस्टेंट जैसा कि अभी हमने कहा था, और एम सी एल माइनस एम एच एस सी और एम एस सी माइनस वो क्या है, मोलालिटीज है, वो हमें मिल जाएगी उसकी वैल्यू, उसको हम मेजर कर लेंगे उसका कॉन्सेंट्रेशन। तो हमें, तो देखिए हम सब चीज़ यहाँ पर ज्ञात है, सब चीज़ हमें मालूम है, सिर्फ हमें क्या मालूम नहीं है, के की वैल्यू मालूम नहीं है। तो सब वैल्यूज हम ऐड कर दें, और सब वैल्यूज हम जब ऐड करते हैं तब हमें के की जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है 1.754 इंटू 10⁻⁵। वो स्टैंडर्ड वैल्यू के जितनी है, यानी कि ये जो वैल्यू हमें मिली है वो जो स्टैंडर्ड वैल्यू है उतनी ही मिली है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आमतौर पर इसको 1.8 इंटू 10⁻⁵ लिखा जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें ईएमएफ की मदद से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट के की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं।